वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के मॉडल पेपर के बारे में, यानी कि महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास की अगर बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो है संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके तमाम प्रकार के जो प्रश्न होते हैं छोटे छोटे, उन्हीं को रखने का प्रयास किया जाता है, जो कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप की परीक्षाओं के लिए और ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि बीए के चौथे सेमेस्टर में, यानी कि बीए फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, बीए फोर्थ सेमेस्टर की अगर बात की जाए तो बीए फोर्थ सेमेस्टर में आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया पढ़ना है। 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको जानना है, वो भी दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास। साउथ इंडिया का मतलब क्या होता है, दक्षिण भारत का, और वो भी कैसा इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री मतलब राजनीतिक इतिहास आपको पढ़ना है। इसमें आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर वगैरह आपको नहीं देखना है। ठीक है, इसमें आपको क्या देखना है भैया, इसमें आपको देखना है, क्या देखना है, इसमें आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजनीतिक इतिहास आपको पढ़ना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास हम लोग आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, हम तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे और हर एक चीज़ को आप देखेंगे। वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लेंगे, आपका सारा डाउट जो होगा वो क्लियर होता रहेगा। क्लियर, चले आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि भाई ये दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है वो है कि दक्षिण भारत का इतिहास जानने के साधनों का उल्लेख कीजिए। साधन माने होता है स्रोत, यानी कि किसी भी इतिहास को जानने के कुछ स्रोत होते हैं, कुछ पुस्तकें होती हैं, कुछ आपके मलबे कुछ मिलते हैं, कुछ सिक्के मिलते हैं, और कुछ तमाम प्रकार के एक प्रकार से फैक्टर होते हैं। जैसे पुरातात्विक साक्ष्य हो गया, साहित्यिक साक्ष्य हो गया, कुछ विदेशी यात्री आते हैं वो अपनी किताब में लिखते हैं, वो साक्ष्य हो गया। तो ये कई प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे हम एक प्रकार से पता लगाते हैं कि इतिहास आखिरकार उस समय का इतिहास कैसा रहा होगा। तो दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के साधनों में पहला है आपका साहित्यिक साक्ष्य, यानी जो साहित्य में मिलता है, खास करके जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, वैदिक साहित्य। ठीक है, और महाकाव्य काल में जैसे रामायण और महाभारत में कुछ वर्णन होगा। तो ये सब एक प्रकार से आपको साहित्यिक साक्ष्य में ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। अभिलेखिक साक्ष्य का मतलब होता है बहुत सारे विद्वान या राजाओं ने अभिलेख लिखवाए, अभिलेख खुदवाए पत्थरों पर, ठीक है, स्तंभ लेख करवाए, तो उनसे जानकारी मिलती है उस समय के इतिहास के बारे में। मुद्रा साक्ष्य कुछ, यानी कुछ हमको रुपया मिला, पैसा मिला, सिक्का मिला, उस सिक्के पर उस राजा के बारे में या वहाँ के शासन सत्ता के बारे में, या कुछ जानकारी कि भाई वो सिक्का कितना पुराना है, वो कौन सी धातु का था। तो ये तमाम प्रकार की जानकारी मिलती है, और राजा का नाम, राजा का सन भी कभी कभी लिखा हुआ मिलता है सिक्के पर। और चौथा होता है जो विदेशी यात्री जो भारत में आते रहे हैं, उन्होंने जो एक प्रकार से साक्ष्य दिए हैं, उन्होंने जो विवरण दिया है, जो विवरण ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ के अकॉर्डिंग हम लोग एक प्रकार से इतिहास को जानते हैं। किसी भी इतिहास की बात करें, हर एक इतिहास को ऐसे ही जाना जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्राचीन स्मारकों एवं भग्न अवशेषों से दक्षिण भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्राचीन स्मारक और जो भग्न अवशेष है, मतलब कि जो बिल्डिंग वगैरह मिली हैं या जो स्मारक मिले बड़े बड़े, उनसे क्या मतलब है। तो हमारे देश में बहुत से प्राचीन स्मारक और भग्न अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनके अध्ययन से तत्कालीन धर्म के बारे में, कि उस समय का धर्म, तत्कालीन माने कि उस समय के लोग कौन से धर्म को मानते थे, उस समय के लोग कौन से देवता की पूजा करते थे, भवन निर्माण कला कैसी थी उनकी, यानी वास्तुकला, भवन निर्माण कला कैसी थी। इसके अलावा राजनीतिक यानी पॉलिटिकल और सामाजिक यानी सोशल जो सिचुएशन होती थी, जो दशाएं होती थी, उन दशाओं के बारे में भी आपको प्राचीन स्मारक और भग्नावशेषों से आपको इसका परिचय मिलता है। किसका, धर्म, देवता, भवन निर्माण कला, राजनीतिक और सामाजिक दशाओं का परिचय मिलता है किससे, प्राचीन स्मारक और भग्न अवशेषों से। ठीक है, तो ये प्रश्न आप ऐसे लिख पाएंगे।
तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा प्रश्न, तो ये सब रिवीजन क्लास है आपकी, ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दक्षिण भारत का इतिहास जानने के मुद्राओं का महत्व बताइए। मुद्राओं मतलब कि जो रुपया मिला है, जो सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों का क्या महत्व है दक्षिण भारत के इतिहास को जानने में। देखिए, प्राचीन काल में प्रचलित मुद्राएं तथा सिक्के प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत में, महत्वपूर्ण स्रोत में मुद्राओं का नाम आता है, सिक्कों का नाम आता है, ठीक है। इन पर, सिक्कों पर क्या होता था, अक्षर खुदाए जाते थे, यानी अक्षर एक प्रकार से उन धातुओं पर खुदाई करके, चूंकि लिखते पहले वो खुदाई करके लिखा जाता था भाई, पेंटिंग बाहर से नहीं होती थी, खुदाई की जाती थी उस पर। तो खुदे अक्षर जो है उस समय की लिपि के बारे में, लिपि माने होता है लिखने का जो शैली होता है वो लिपि होती है। जैसे कि ये आपके समक्ष जो लिखा हुआ है, ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है। और लिपि, जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया राम, तो ये राम मैंने लिख दिया किसमें भैया, ये लिपि है आपकी देवनागरी। इसी राम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये राम लिखा है मैंने, ये भी राम है, तो ये राम किस लिपि में मैंने लिखा, ये राम आपका लिखा हुआ है भैया किस लिपि में, ये आपका है रोमन लिपि में लिखा हुआ है, और ये राम आपका लिखा हुआ है देवनागरी में। तो जो आपको बोर्ड पर चीज़ें लिखी हुई दिख रही हैं, ये आपकी देवनागरी में लिखी हुई दिख रही हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले, तो उस समय की लिपि के बारे में, यानी उस समय कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे, तो उसका परिचय मिलता है। और इन पर जो चिन्ह अंकित होते थे, चूंकि सिक्कों पर आज भी आप देखते हैं भारत का स्तंभ वगैरह बना रहता है, जैसे कि आज के सिक्कों पर, ऐसे ही प्राचीन काल के सिक्कों पर भी कुछ स्तंभ वगैरह बने रहते थे, कुछ एक प्रकार से जो है चित्र वगैरह बने रहते थे। तो उन चित्र के अकॉर्डिंग हम उस समय के इतिहास के बारे में जानते हैं, और वे तत्कालीन रुचियों, यानी उस समय के लोग क्या रुचि रखते थे, उनकी जानकारी देते हैं। सिक्कों पर अंकित तिथियां, तिथियां मतलब कि जो सन वगैरह लिखा रहता है, आज के सिक्कों पर भी सन लिखा रहता है, उस समय के बहुत सारे सिक्कों पर आपको सन वगैरह लिखा हुआ मिला है। तो अंकित तिथियां क्रम निर्धारण में सहायता करती हैं कि भाई ये इतिहास जो है, या ये राजा या जो सिक्का है, ये कितना पुराना है और उस समय कौन सा राजा होता था। कभी कभी राजा की एक प्रकार से फोटो भी वहाँ पर आपको, या फोटो बोल रहा हूँ, राजा की एक प्रकार से तस्वीर, या राजा को लेकर के राजा का नाम ऐसे लिखा रहता था, ठीक है। तो उससे उस समय के राजा के बारे में जानकारी मिलती थी। चौथा प्रश्न है, किन्हीं 4 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। देखिए, 4 विदेशी यात्री निम्नलिखित हैं। पहला है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की बात की जाए तो इसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी भैया, इंडिका। इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखी, बड़ी फेमस पुस्तक है, और ये पुस्तक जो है भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देती है। इसके अलावा स्ट्रैबो, ठीक है, टॉलेमी और मार्को पोलो, ये सब विदेशी यात्री हैं जो भारत में आए, और भारत में आकर के भारत की भौगोलिक दशाओं के बारे में, सामाजिक दशाओं के बारे में, राजनीतिक दशाओं के बारे में इन लोगों ने बताया, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमिल साहित्य के बारे में लिखिए। तमिल साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं, तमिल साहित्य क्या है। ऐसे कई प्रश्न आपके बनेंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे। देखिए, तमिल साहित्य की बात की, तमिल एक भाषा है और तमिलनाडु में बेसिकली ये भाषा बोली जाती है। दक्षिण भारत से रिलेटेड है तमिलनाडु राज्य। तमिल साहित्य जो है दक्षिण भारत के इतिहास के अध्ययन में अत्यंत उपादेय है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है, देता है। प्राचीनतम तमिल साहित्य, जिसे संगम साहित्य भी कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य जो है, 3 संगम साहित्य बेसिकली हुए हैं, और उन्हीं मैं अगर एक शब्द में बताऊं कि जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसको जानने का जो अच्छा स्रोत है, सबसे बढ़िया स्रोत माना जा सकता है, वो आप मान सकते हो तमिल साहित्य, यानी संगम साहित्य को ही। संगम साहित्य में क्या होता था, विभिन्न देशों के बड़े बड़े जो ज्ञानी या महात्मा होते थे उनको बुलाया जाता था, और उसके बाद में वो उन लोगों से एक प्रकार से तमाम प्रकार की जानकारी मिलती थी। तो संगम साहित्य इसीलिए इसका नाम पड़ा, चूंकि सभी लोग इसमें मिलजुल करके काम करते थे। ये दक्षिण भारत के एक युग विशेष के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के एकमात्र स्रोत हैं, खास करके जो कि एक प्रामाणिक और तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करते हैं। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दक्षिण भारत का इतिहास जानने के कन्नड़ साहित्य का क्या योगदान रहा। कन्नड़ साहित्य, कन्नड़ जो है कर्नाटक वगैरह में बोली जाने वाली बोली है। तो दक्षिण भारत के इतिहास अध्ययन में कन्नड़ साहित्य का विशिष्ट महत्व है। तमिल भाषा के बाद दक्षिण भारतीय भाषाओं में अगर कोई भी प्राचीनतम साहित्य मिला है तो वो कन्नड़ साहित्य का ही मिला है। कन्नड़ों का जो क्रीड़ा स्थल है, खेलने का स्थान है, वो मध्य दक्कन में स्थित कर्नाटक प्रदेश ही रहा है। मतलब खेलने का स्थान या उनके रहने का स्थान बोल सकते हैं। तो ये एक प्रकार से दक्कन का ही स्थान रहा है। तो इस तरीके से कन्नड़ साहित्य जो है ये 2nd नंबर पर जो है, तमिल साहित्य नंबर 1 पर आता है इतिहास जानने के स्रोतों में, और कन्नड़ साहित्य भी उससे थोड़ा सा पीछे है, लेकिन और चीज़ों से आगे है।
7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। कविराज मार्ग के रचनाकार कौन है? कविराज मार्ग एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने करी है? तो राष्ट्रकूट नरेश थे नृपतुंग। नृपतुंग ने कविराज मार्ग की रचना करी है, जो कि दक्षिण भारत के इतिहास की अच्छी पुस्तक मानी जाती है और इसमें दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी भी है। ऑब्जेक्टिव में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता रहा है, तो आप लोग जैसे आप अगर एमएसयू से हैं, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी से हैं, आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं, आप एमजे पीआरयू से हैं, आप जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से हैं या और किसी विश्वविद्यालय से हैं जिनमें परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ये राम मनोहर लोहिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेजर माइनर दोनों के लिए। ठीक है, जो राम मनोहर लोहिया में आपका लिखित पेपर होगा और लिखित पेपर के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रकूट नरेश नृपतुंग ने कविराज मार्ग की रचना करी। 8वां क्वेश्चन है, किसी कन्नड़ गद्य लेखक का नाम बताइए। तो दुर्विनीत जो थे वो एक प्रकार से कन्नड़ गद्य लेखक हैं, ये ख्याति प्राप्त कन्नड़ गद्य के लेखक थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 9वां प्रश्न है, नरसिंह वर्मन प्रथम कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम की अगर बात की जाए तो एक शासक हैं ये। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम और प्रतापी शासक में इसका नाम लिया जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे ये महेंद्र वर्मन के पश्चात उसका पुत्र यानी महेंद्र वर्मन के पुत्र थे ये नरसिंह वर्मन। ठीक है, प्रथम ये सिंहासन पर बैठते हैं जब इनके पिताजी की मतलब पिताजी के बाद महेंद्र वर्मन के बाद में जो है नरसिंह वर्मन गद्दी पर बैठते हैं। और यह पल्लव वंश का सबसे योग्य और प्रतापी राजा था। पल्लव वंश के शासक थे महेंद्र वर्मन, उन्हीं का पुत्र था नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन जो है ये गद्दी पर बैठा अपने पिता के बाद में। पल्लव वंश का सबसे योग्य, यहाँ पर देखेंगे, सबसे योग्य और प्रतापी राजा जो था ये आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ही था। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक थे उस समय पुलकेशियन द्वितीय। क्योंकि चालुक्यों का पल्लवों का संघर्ष जो है वो चलता रहा। ठीक है, चालुक्य, चोल, ठीक है, पल्लव और चेर, ऐसे तमाम प्रकार के वंश आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे, होयसल वंश और तमाम प्रकार के, जिनमें सबसे अगर देखेंगे तो चालुक्य और पांड्य और चेर ये सब वंश थोड़ा सा जो है उच्च कैटेगरी के थे और इनका प्रभुत्व रहा है। तो जो सबसे प्रतापी शासक था खास करके क्या बोलते हैं ये पल्लव वंश का, कौन? चालुक्य मतलब पल्लव वंश का नरसिंह वर्मन महत्वपूर्ण शासक है, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय जो है ये चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। उसने नरसिंह वर्मन पर प्रथम मतलब कि नरसिंह वर्मन प्रथम पर भी आक्रमण किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम एक योग्य शासक था, कूटनीतिज्ञ शासक था और अतः उसने लंका के नरेश मान वर्मा की सहायता से पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय जो है ये सबसे प्रतापी शासक माना जाता है चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश एक प्रकार से पुलकेशिन द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन द्वितीय हुआ, जिस पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय युद्धभूमि में ही मारा गया और नरसिंह वर्मन ने चोलों, चेरों और पांड्यों इन सभी पर आक्रमण किया और उन पर भी विजय प्राप्त करी और इस तरीके से ये सबसे जबरदस्त शासक रहा है। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी का। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, महेंद्र वर्मन के इतिहास का संक्षिप्त विवरण दीजिए, बताएं। महेंद्र वर्मन के इतिहास का देखिए, महेंद्र वर्मन की अगर बात की जाए तो सिंह मिश्रू की मृत्यु के बाद में महेंद्र वर्मन जो होते हैं राजा बनते हैं। इस समय चालुक्य में पुलकेशिन द्वितीय राज्य कर रहा था, चालुक्य नरेश था, उसने महेंद्र वर्मन पर आक्रमण किया और महेंद्र वर्मन के हाथ से उतनी मतलब उत्तरी प्रदेश जो है खास करके पुलकेशिन द्वितीय के हाथ में चला गया। यानी पुलकेशिन द्वितीय जो महेंद्र वर्मन है इनको पराजित करके पुलकेशिन द्वितीय ने एक प्रकार से इनसे कई राज्य जीत लिया उत्तरी भारत वाला। पुलकेशिन द्वितीय ने यहाँ पर अपने छोटे भाई विष्णु वर्मन को गवर्नर नियुक्त किया। महेंद्र वर्मन अपने शासन के प्रारंभिक चरण में जैन धर्म को अपनाता था, परंतु बाद में वह शैव धर्म यानी कि भगवान शंकर की पूजा करने लगा और शैव धर्म को अपना लिया और उसने मत विलास, गुण भार आदि उपाधियां भी धारण करी। उसने मत विलास प्रहसन नाम का एक ग्रंथ भी रचना करी। चूँकि ये जो था महेंद्र वर्मन जो था ये एक प्रकार से विद्वान भी था। तो महेंद्र वर्मन के जो पुत्र थे मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ पर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ध्यान से देखिएगा। महेंद्र वर्मन के पुत्र थे कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। तो महेंद्र वर्मन से राज्य छीन लिया था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। तो पुलकेशिन द्वितीय ने जब छीन लिया था तो उसका पुत्र जब एक प्रकार से फुल फॉर्म में आता है नरसिंह वर्मन प्रथम, तो उसने फिर से पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण करता है। ठीक है, और उसके बाद में उसको पराजित करके, ठीक है, उसको पराजित करता है और भी चीजें एक प्रकार से और भी लोगों को पराजित करता है। आगे देखेंगे।
11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रयाग प्रशस्ति में किस पल्लव शासक का उल्लेख मिलता है, बताएं। तो प्रयाग प्रशस्ति में दंती बर्मन नामक पल्लव शासक का नाम मिलता है। ध्यान है, किसका नाम मिलता है, किसका नाम, दंती बर्मन नाम के पल्लव शासक थे, उन्हीं का नाम मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रकार से प्रशस्ति रही है, मतलब एक लेख है। पल्लव वंश के संस्थापक शासक के बारे में लिखिए। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो देखिए बप्पदेव जो थे पल्लव वंश के प्रतिष्ठापक या संस्थापक माने जाते। कौन, बप्पदेव। बप्पदेव ये पल्लव डायनेस्टी के संस्थापक माने जाते हैं। बप्पदेव के अधीन आंध्रपथ यानी तेलुगु आंध्रपथ कहा जाता है इसको, तथा तमिल तोंड मंडलम दोनों एक प्रकार से थे। आंध्र प्रदेश की राजधानी थी धान्यकूट यानी अमरावती, और उसी के पास धरड़ी कोट जो तथा तोंड मंडलम की राजधानी जो थी वो कांची थी, यानी आधुनिक में जो कांजीवरम है वो थी। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ये जो है पल्लव वंश के संस्थापक के बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखेंगे 13वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पल्लवों का संक्षेप में साहित्यिक अवदान लिखिए। पल्लवों का साहित्यिक अवदान क्या रहा है, इसको संक्षेप में लिखने का प्रयास करें। ये बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, बताएं। देखिए, पल्लव नरेशों ने साहित्य को विशेष प्रोत्साहन तथा संरक्षण प्रदान किया था। संस्कृत भाषा का प्रचलन अधिक था पल्लव के समय में। पल्लव नरेशों ने इसे राजभाषा के रूप में यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार भी किया था। संस्कृत को राजकीय आदेशों में, आज्ञापत्रों में, अभिलेखों में उत्कृष्ट संस्कृत का प्रयोग किया जाता था, और साथ ही अनेक स्थानीय भाषाएं भी प्रचलित थी। पल्लव नरेश जो थे महेंद्र बर्मन, उन्होंने मत्त विलास प्रहसन की रचना की और अपनी साहित्यिक प्रतिभा और अभिरुचि का परिचय भी दिया, और आप देखेंगे संस्कृत में ही लिखा उन्होंने। मत्त विलास प्रहसन को लेकर के कई बार प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है 14 नंबर, पल्लव युगीन 4 कलात्मक शैलियों के नाम लिखिए, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पल्लव युगीन 4 कलात्मक शैलियों के नाम। तो पहली शैली थी पल्लव शासन में महेंद्र शैली, दूसरी थी मामल्य शैली, तीसरी थी राज सिंह शैली, और चौथी थी अपराजित शैली। ये चारों शैलियों के नाम याद रखिएगा। पहली कौन सी शैली है, पल्लव युग में कलात्मक यानी कला की, चाहे वास्तुकला की बात करें या अन्य कलाओं की बात करें, तो इसमें 4 शैलियाँ थीं। पहला महेंद्र शैली, दूसरा मामल्य शैली, तीसरा राज सिंह शैली, और चौथा अपराजित शैली। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मामल्य शैली क्या है। मामल्य शैली की बात किया तो इस शैली का विकास काल जो है 625 ईस्वी से लेकर के 674 ईस्वी तक निश्चित किया जाता है, और मामल्य शैली का प्रमुख केंद्र जो रहा है वो मामल्यपुरम रहा है। इस शैली के अनेक मंडपों तथा रथों का निर्माण हुआ है इस शैली में। इस शैली के मंडपों की जो स्थापत्य कला है विशेष उल्लेखनीय है। मामल्य शैली के रथ खास करके जो 7 पैगोडा या 7 मंदिर जो रथ होते हैं उसके नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में आपको ऐसे रथ वाले मंदिर आपको दिखाई पड़ेंगे। आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गोविंद द्वितीय कौन था, बताएं। गोविंद द्वितीय कौन था भैया, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताइएगा गोविंद द्वितीय कौन थे। गोविंद द्वितीय कौन थे, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। गोविंद द्वितीय की अगर बात करें तो गोविंद द्वितीय कृष्ण प्रथम के शासनकाल में ही युवराज बन चुके थे, परंतु 722 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा। गोविंद द्वितीय अपने पिता के समान एक योग्य शासक न था, वह एक विलासी शासक था। मतलब कि गोविंद द्वितीय जो थे वो एक प्रकार से एक विलासी शासक थे। धुलिया के लेख से पता चलता है कि गोविंद द्वितीय जो है राजा बनने के पश्चात अपने छोटे भाई ध्रुव को नासिक और खानदेश का गवर्नर नियुक्त करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन से अमोघ वर्ष कौन था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आता है। गोविंद द्वितीय को लेकर के भी प्रश्न आता है, तो ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे और लिखित में भी प्रश्न आएंगे, तो भी आप अगर थोड़ा बहुत जानेंगे सबके बारे में तो आप लिख पाएंगे। अमोघ वर्ष की अगर बात करें तो अमोघ वर्ष जो था ये गोविंद तृतीय का पुत्र था। सिंहासन पर बैठने के समय वह अल्पवयस्क था, यानी कि कम समय का था। उसके जन्म तिथि के संबंध में विवाद है विद्वानों में। ठीक है, कुछ विद्वान 808 ईस्वी और कुछ विद्वान 803 ईस्वी मानते हैं कि उसका जन्म हुआ था। पुत्र के अल्पवयस्क होने के कारण से गोविंद तृतीय ने अपने जीवन काल में ही अपने मतलब
जीवन काल में ही भतीजे कर्क को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया। कर्क ने स्तंभ के विरुद्ध गृह युद्ध में गोविंद तृतीय की सहायता की थी। तो इस तरीके से ये था आपका क्या बोलते हैं अमोघ वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न 18 नंबर, राष्ट्रकूट शब्द की व्याख्या कीजिए। देखिए राष्ट्रकूट नाम की व्युत्पत्ति जो हुई है वो राष्ट्रकूट शब्द राष्ट्र और कूट इन दो शब्दों के मिलने से हुई है। तो राष्ट्र और कूट दोनों के मिलने से क्या बना, राष्ट्रकूट बना। राष्ट्र का मतलब होता है क्षेत्र या जिला, जबकि कूट का मतलब होता है मुख्य या प्रधान, यानी कि यह एक प्रशासनिक पद के आधार पर प्रचलित शब्द था राष्ट्रकूट। वे राज्य की प्रशासनिक इकाई राष्ट्र के प्रधान होते थे। इसी प्रकार ग्राम कूट शब्द भी उस समय प्रचलन में था। ठीक है, ग्राम कूट ग्रामों के और राष्ट्रकूट राष्ट्र के शासक थे। सर्वप्रथम वातापी के चालुक्य नरेश के ताम्र अभिलेख में राष्ट्रकूट शब्द का प्रयोग हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को जान पा रहे हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 19 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, बताएं। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक जो थे वो थे दंती दुर्ग। कब स्थापना की थी राष्ट्रकूट वंश की, 752 ईस्वी में। इसकी राजधानी क्या थी उस समय, मनकिट या मानखेत। मनकिट या मानखेत राष्ट्रकूट वंश की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी। वर्तमान में मालखेड़ यानी सोलापुर के निकट है ये, तो ये राजधानी वर्तमान में जब उस समय थी। अगला प्रश्न, रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो महाबलीपुरम के एकास्म मंदिर जिन्हें रथ मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम जिसने पुलकेशिन द्वितीय को भी पराजित किया था उसके द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों में सबसे छोटा जो मंदिर है, सबसे छोटा जो रथ है वो द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं किया गया है, कोई सजावटी मतलब चीज़ें नहीं करी गई हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से 21 नंबर प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था, तो कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण जो हुआ था वो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात हो रही है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, किसको, राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है किसको, कैलाशनाथ मंदिर को, जो कि कांची में है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वह राष्ट्रकूट शासक कौन था जिसने प्रथम बार त्रिपक्षीय संघर्ष में, ठीक है, या त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लिया था। तो ध्रुव जो था राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, और प्रतिहार नरेश, वत्सराज और पाल नरेश उस समय थे धर्मपाल, इनको पराजित किया था। तो आप देखेंगे पाल नरेश धर्मपाल और प्रतिहार शासक थे जो है वत्सराज, और एक प्रकार से राष्ट्रकूट शासक कौन था, ध्रुव। ये त्रिपक्षीय संघर्ष तीन दर, चूंकि पाल वंश और प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश इन तीनों के बीच में संघर्ष हो रहा था, इसी संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। तो उसमें क्या किया, ध्रुव ने जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था इसने पराजित किया पाल नरेश धर्मपाल को, और जो है वत्सराज को पराजित किया जो कि प्रतिहार वंश के शासक थे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने करवाया था, किसने करवाया था भैया, कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ध्यान रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है, तो एलोरा एवं एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं, जिनका निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। एलोरा में कुल मिलाकर के 34 शैलकृत गुफाएं हैं, मतलब कि शैलकृत मतलब होता है कि पत्थरों को काट करके बनाई गई गुफाएं हैं। इसमें से 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं, संख्या 1 से लेकर के 12 तक की गुफाएं वो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म की मूर्तियां वहां पर आपको मिलेंगी। और 13 से लेकर के गुफा 29 तक का जो एक प्रकार से है उसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र आपको मिलेंगे। और गुफा 30 से लेकर के 34 यानी कि लगभग 4 गुफाओं में, ठीक है, या 5 गुफाओं तक आप देखेंगे, 5 गुफाओं में जैन मंदिर एक प्रकार से आपको, या जैन धर्म से संबंधित जो एक प्रकार से चित्र हैं, जो जैन धर्म के एक प्रकार से तमाम तीर्थंकर हुए उनके चित्र आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, एक बात यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, अगर आपने अभी तक को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको बता दूं, यहाँ पर आपको को करिकुलर से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं, खास करके जैसे कि आपको फोर्थ सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा को करिकुलर कोर्स के रूप में पढ़ना होता है। तो को करिकुलर की जो परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक प्रकार से चैनल है, वो को करिकुलर मास्टर चैनल है, सबसे बेस्ट चैनल है। आपको बता दूं कि को करिकुलर मास्टर चैनल पर केवल को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी ही नहीं होती है, बल्कि आप बीए कर रहे हो तो बीए के बाद में आपको क्या करना चाहिए, क्या अच्छा होता है, बीटीसी, बीएड, या जो है एक प्रकार से आपको एमए करना चाहिए, या कि कौन सी तैयारी करें जिससे नौकरी जल्दी मिले। ऐसे तमाम प्रकार के करियर से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो प्लीज़ को करिकुलर मास्टर को चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक प्रकार से जो उड़ान है उसको और ऊँची करें। और अभी से अगर आप अपने करियर से संबंधित प्रश्नों को एक प्रकार से जान पाएंगे, उसका हल ढूंढ पाएंगे, ठीक है, क्या करना अच्छा होता है, क्या करना नहीं अच्छा होता है, क्या करने से एक प्रकार से जल्दी नौकरी मिलती है, तो ऐसे तमाम प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वहाँ पर मिलती रहती है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका ही चैनल है, मैंने खुद बनाया है और इस पर मैं ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, चले 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, दंती दुर्ग कौन था? दंती दुर्ग कौन था अथवा राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? तो राष्ट्रकूटों में दंती दुर्ग जो है, दंती दुर्ग प्रथम प्रभावशाली राजा हुआ। वह इंद्रराज द्वितीय का पुत्र था। उसकी माता का नाम था भवनागा, जो कि चालुक्य वंश की राजकुमारी थी, जिसने इंद्रराज ने मतलब जिसे इंद्रराज ने उसके विवाह के अवसर पर ही छीन लिया था उसको। दंती दुर्ग ने 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब 750 के बाद में चालुक्यों की शक्ति को छीण कर दिया था। तो ये राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक था कौन? दंती दुर्ग। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे भाई। प्रश्न है ध्रुव के बारे में आप क्या जानते हैं? ध्रुव प्रश्न बढ़िया परीक्षा में पूछा जाएगा। बताएं ध्रुव के बारे में, बताएं भाई। देखिए ध्रुव के बारे में अगर मैं बताऊं तो ध्रुव जो था, ध्रुव धारावर्ष इसका पूरा नाम है, 780 में गद्दी पर मतलब 780 में गद्दी पर बैठता है और 793 ईस्वी तक एक प्रकार से गद्दी पर बैठता है, मतलब बैठा रहता है, मतलब कि लगभग आप देखेंगे 13 वर्षों तक शासन करता है। धूलिया ताम्रपत्र से गोविंद तृतीय की अंतिम तिथि 779 प्राप्त होती है। प्रतीत होता है कि उसने 780 ईस्वी के लगभग गोविंद द्वितीय को सिंहासन च्युत यानी सिंहासन से हटा करके राज सत्ता को अपने हाथ में ले लिया था। उसका विवाह जो हुआ था विष्णुवर्धन चतुर्थ यानी कि बेंगी शासक थे, उनकी पुत्री थी सील भट्टारिका, उनके साथ हुआ था। सील भट्टारिका के साथ ध्रुव धारावर्ष का शादी हुई थी, जो कि बेंगी के शासक थे विष्णुवर्धन चतुर्थ, उनकी पुत्री थी सील भट्टारिका, इन्हीं से हुआ था, जो कि उसकी राजमहिषी थी। राजमहिषी मतलब कि राज की एक प्रकार से महारानी जो होती हैं वो थी। ठीक है, आगे देखेंगे। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन से राष्ट्रकूट चित्रकला पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रकूट कला या चित्रकला पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। देखिए अपनी साज सज्जा के कारण ही एलोरा का कैलाश मंदिर जो है रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। एलोरा और एलिफेंटा की छतों पर अनेक चित्र बने थे, जो कि अब वे नष्ट हो गए हैं। श्री सी शिवरात्र मूर्ति ने राष्ट्रकूट चित्रकला पर बादामी चित्रकला के प्रभाव को स्वीकार किया है, और एलिफेंटा में चित्रकला के उदाहरण जो है अवशिष्ट हैं। अवशिष्ट मतलब अब मलबा ही बचा हुआ ज़्यादा। निसंदेह राष्ट्रकूट चित्रकला की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हैं, खास करके जो एक प्रकार से ये एलोरा कैलाश मंदिर है और जो रंग महल है। ठीक है, रंग महल उसी को कहते हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर को। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश ने भारत पर कितने वर्ष तक शासन किया? तो राष्ट्रकूट वंश ने भारत पर 225 वर्ष तक शासन किया। 29 नंबर क्वेश्चन से चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? देखिए चालुक्य वंश का संस्थापक थे राजा जय सिंह। ठीक है, बड़ा वीर शासक था जय सिंह, पराक्रमी था, महत्वाकांक्षी था, उत्साहित व्यक्तित्व इसका था, युद्ध करना उसकी प्रमुख अभिरुचि थी, मतलब कि युद्ध करना उसकी एक प्रकार से इंटरेस्ट था युद्ध में। उसने कदम्बों को, कदम्ब शासक जो थे उनको पराजित किया कई बार, महाराष्ट्र के कुछ भाग पर अधिकार भी जमा लिया, एक छोटे से राज्य की नींव भी डाली थी इसने। ठीक है, उसकी मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र जो था रणराज शासक बना। उसने चालुक्यों के राज्य का विस्तार किया और उसके राजनीतिक तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित घटनाओं का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका है। प्रतीत होता है कि वह स्वतंत्र शासक नहीं था।
किसी के अंडर में था, इसका पुत्र यानी किसी ने इस पर कब्जा कर लिया होगा, इसलिए इसका एक प्रकार से नाम इतिहास में नहीं आया। इतिहास वीरों का लिखा जाता है, इतिहास कायरों का नहीं लिखा जाता, ये बात आप जानते होंगे। और इतिहास एक प्रकार से जो राजा महाराजा होते हैं उन्हीं का लिखा जाता है, उनके सेनापतियों और उनके मंत्रियों का नहीं लिखा जाता, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो क्लियर, आगे देखेंगे। चले 30वां प्रश्न है 30 नंबर, पश्चिमी चालुक्यों यानी कल्याणी में कौन प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ है? तो पश्चिमी चालुक्यों का प्रथम स्वतंत्र शासक जो हुआ है वो तैलप द्वितीय था। वह विक्रमादित्य चतुर्थ तथा बोंथा देवी से उत्पन्न हुआ था, यानी विक्रमादित्य चतुर्थ और बोंथा देवी ये पति पत्नी थी। इनका पुत्र था तैलप द्वितीय, स्वतंत्र प्रथम शासक था ये पश्चिमी चालुक्यों का। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य को पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कल्याणी के चालुक्यों का स्वतंत्र राजनैतिक इतिहास जो है वो तैल यानी तैलप द्वितीय के समय से ही प्रारंभ होता है। 31 नंबर क्वेश्चन से पुलकेशियन प्रथम कौन था? जयसिंह की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उसका पुत्र था पुलकेशियन प्रथम सिंहासन पर बैठता है। उसने लगभग 535 ईस्वी से लेकर के 566 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश का पहला शासक था जिसने महाराज तथा हम उसे चालुक्य वंश की राजनीतिक सत्ता का वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं, यानी ये पहला महाराज था, मतलब महाराज की उपाधि लेकर के गद्दी पर बैठा था। इसने सत्याश्रम और श्री वल्लभ तथा रण विक्रम की उपाधियां धारण करी थी। उसने हिरण्यगर्भ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी की संतान। हिरण्यगर्भ समत्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेका सीता। ठीक है, तो हिरण्यगर्भ का मतलब क्या होता है? हिरण्यगर्भ का मतलब होता है भैया पृथ्वी की संतान, अश्वमेध। ठीक है, अग्निअष्टम, अग्निचयन, वाजपेय, बाहु सुवर्ण तथा पुंडरीक, ये तमाम प्रकार के यज्ञों का संपादन करता कहा जाता है इसी को। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार के यज्ञ के नाम है हिरण्यगर्भ यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अनिष्टम यज्ञ, अग्निचयन यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, बाहु सुवर्ण यज्ञ, पुंडरीक यज्ञ। तो ये सब यज्ञ जो है इसने किया था, किसने भाई? ये किसने किया था? पुलकेशियन प्रथम ने। तो पुलकेशियन प्रथम ने कई प्रकार के यज्ञों को किया था। ठीक है, आपने अश्वमेध यज्ञ का नाम सुना होगा, लौकुश ने किया था इसको। ठीक है, आगे देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पुलकेशियन द्वितीय की समस्याएं बताएं। जिस समय पुलकेशियन द्वितीय सिंहासन पर बैठा उस समय चालुक्य राज की दशा शोचनीय थी। गृह युद्ध तथा अनिश्चितता के कारण से अनेक अधीनस्थ राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ऐसी दशा में पड़ोसी नरेश अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप आक्रमण करने के को लेकर के उद्वत थे। इन परिस्थितियों में पुलकेशियन के समक्ष दो प्रमुख समस्याएं थीं। पहली समस्या थी अधीनस्थ राज्यों के विद्रोहों तथा गृह युद्ध का दमन करना। दूसरा था कि बाह्य आक्रमणकारी जो थे उनका सामना करना। एहोल एक अभिलेख है, उस एहोल अभिलेख में इस संकट मतलब संकटापन यानी इस संकट की स्थिति का वर्णन करते हुए एहोल अभिलेख में लिखा है कि संपूर्ण संसार शत्रु रूपी अंधकार से आच्छन्न हो गया था इस समय, जब एक प्रकार से पुलकेशिन द्वितीय गद्दी पर बैठा। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय भी बहुत प्रतापी और बहुत वीर शासक था। इसने अपने समस्त एक प्रकार से जो इसके समक्ष चुनौती थी उन चुनौतियों का सामना किया, डट करके सामना किया और बड़ी मेहनत करी एक प्रकार से इसने। उसके बाद में अपने क्षेत्र का भी विस्तार किया पुलकेशिन द्वितीय ने। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है आपका कि विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित एक पुस्तक है जिसके रचयिता जो है महाकवि बिल्हड़ है, जो कि कश्मीर के निवासी थे। यह कृति विक्रमादित्य के जीवन और चालुक्यों के इतिहास पर पूर्ण प्रकाश डालती है। ग्रंथ के 13 सर्ग एक प्रकार से हैं, या 13वें मतलब की ग्रंथ जो ये ग्रंथ है विक्रमांक देवचरित, इसको रचनाकार बिल्हड़ है, कवि कश्मीर के निवासी थे, महाकवि कहे जाते हैं। तो इनके 13वें सर्ग में जो सर्गों में बटी हुई रचना है इसमें माधुर्य और प्रसाद का पर्याप्त पुट मिलता है। ये गुण है माधुर्य और पर्याप्त मतलब कि प्रसाद। 34 नंबर क्वेश्चन से दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि किसने धारण करी थी? दक्षिणा पथेश्वर किसे कहा जाता है? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था वातापी के चालुक्य शासकों में सर्वाधिक पराक्रमी शासक था और महानतम शासक में इसका नाम गिना जाता है। तो इसीलिए इसने दक्षिणे पथेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये बात आप ध्यान है पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय से कई प्रश्न परीक्षा में आपके आते हैं, तो इसीलिए पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आप जान लीजिएगा अच्छे से। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय कौन था? तो सन 609 ईस्वी में चालुक्य के राज सिंहासन पर बालात अधिकार प्राप्त करके, बालात मतलब होता है जबरदस्ती,
तो बलात् अधिकार प्राप्त करके राजसत्ता का उपयोग करने वाला पुलकेशिन द्वितीय भारतीय इतिहास में विशेष महत्व स्थान रखता है। उसके महत्व के दो सर्वप्रमुख कारक हैं। प्रथम जो कारक है वो कौन सा है? प्रथमता, उसने चालुक्य शक्ति को मतलब कि अस्थायित्व देने का के लिए अपनी विजय वाहिनी सेना को लेकर के दक्षिण भारत की परिक्रमा, तथा दूसरे उसने क्या किया कि भारतीय इतिहास में प्रथम बार उत्तरापथ के सर्वशक्तिमान सम्राट थे उस समय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में आप जानते होंगे। हर्षवर्धन जो थे ये पुष्यभूति नरेश थे। पुष्यभूति नरेश राज्यवर्धन के पुत्र थे, ठीक है, सॉरी प्रभाकर वर्धन के। प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इनकी बहन का नाम था हर्षवर्धन के राजश्री। हर्षवर्धन जिनका नाम आपने सुना होगा कई बार, तो उन्हीं हर्षवर्धन को पराजित किया था जो उत्तर भारत के उस समय प्रतापी शासक थे। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत का था। दक्षिण भारत में बहुत सारे शासकों को पराजित किया और उसके बाद में हर्षवर्धन को भी पराजित किया। उत्तर भारत में भी इसकी पकड़ जमी रही, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य कब युद्ध हुआ था? तो एहोल अभिलेख में एक प्रकार से इस युद्ध का वर्णन किया गया है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था 630 ईस्वी से लेकर के 634 ईस्वी के बीच में माना जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन से दंती दुर्ग की किन्हीं 4 विजयों का उल्लेख कीजिए। दंती दुर्ग की 4 विजयों की अगर बात की जाए तो पहली विजय दंती दुर्ग की थी सिंध की विजय, दूसरी थी कौशल की विजय, तीसरी थी मध्य प्रदेश की विजय और चौथी थी कांची की विजय। तो ये 4 विजय जो थी ये दंती दुर्ग की बड़ी फेमस विजय हैं। सिंध पर यानी उत्तर भारत में सिंध, कौशल मतलब कि जो आजकल अयोध्या वगैरह एरिया है, अयोध्या अवध का प्रांत कौशल, मध्य प्रदेश तो आप जानते हैं, कांची दक्षिण भारत। तो इस तरीके से ये बड़ा प्रतापी शासक रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कृष्ण प्रथम कौन था? बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। देखिए चित्तल दुर्ग लेख से ये पता चलता है कि दंती दुर्ग जो था ये पुत्रहीन मरा था। पुत्रहीन मतलब कि इसके पुत्र नहीं था। अतः उसकी मृत्यु के बाद में उसका चाचा जो था वो कृष्ण राष्ट्रकूट साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। कृष्ण राष्ट्रकूट उसने राजारोहण के समय शुभतुंग और अकाल वर्ष नामक उपाधियां धारण करी थी। किसने? इसके चाचा ने। 39 नंबर क्वेश्चन से कृष्ण प्रथम की विजयों का उल्लेख कीजिए। कृष्ण प्रथम की विजयों की अगर बात करें तो पहली विजय थी चालुक्यों से युद्ध किया, इसने विजय प्राप्त करी। गंगों से युद्ध किया, उसमें विजय प्राप्त करी। इसके अलावा बेंगी के चालुक्यों से युद्ध किया, ठीक है, दक्षिण कोंकण से युद्ध किया। तो इस तरीके से कई विजय प्राप्त करी कृष्ण प्रथम ने। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 40 नंबर प्रश्न है, कृष्ण द्वितीय कौन था? बढ़िया प्रश्न। कृष्ण द्वितीय की अगर बात की जाए तो जब अमोघ वर्ष की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात में अमोघ वर्ष के पुत्र हैं कृष्ण द्वितीय, तो उन्हीं के पुत्र कृष्ण द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं। कृष्ण द्वितीय जो थे उन्होंने गंग वंश, कलिंग वंश, अंग वंश, गुर्जर, लाट आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करी। इसके अलावा उसके इन विजयों में ससुर कोकल ने बड़ी सहायता की थी। उसके ससुर थे कोकल नरेश, तो उन्होंने बड़ी सहायता करी थी। पीठापुरम अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि चालुक्य नरेश विजयादित्य की मृत्यु के पश्चात भीम राजा ने कृष्ण द्वितीय को पराजित किया था। तो भीमराज ने एक प्रकार से कृष्ण द्वितीय को पराजित किया था, ये बात भी उल्लेख मिलता है। 41 नंबर प्रश्न है, डेक्कन का प्राचीनतम इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? डेक्कन का प्राचीनतम इतिहास पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले कौन है भैया? इस पुस्तक के लेखक हैं जोबियू डुबेरियल, ठीक है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप पढ़ लें। चले 42 नंबर क्वेश्चन से कीर्तिवर्मन कौन था? कीर्तिवर्मन की अगर बात की जाए तो पुलकेशिन प्रथम के उपरांत उसका पुत्र जो था कीर्तिवर्मन 566 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। पुलकेशिन प्रथम ने अपने निकटवर्ती राज्यों पर जो सफलता प्राप्त की थी, कीर्तिवर्मन ने उसका सदुपयोग किया। उसके समय में वातापी के चालुक्यों की शक्ति में बहुत वृद्धि हो गई, ठीक है, ये बात आप तो ये था कीर्तिवर्मन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 43 नंबर, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय की विजयों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए गोविंद तृतीय की अगर बात की जाए तो 793 ईस्वी से लेकर के 1814 ईस्वी तक गद्दी पर ही आसीन रहा। कौन? गोविंद तृतीय, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक है। इसके 4 पुत्र थे, ठीक है, गोविंद तृतीय। इसके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, स्तंभ, कर्क, गोविंद और इंद्र, ठीक है। किसके पुत्र थे? ध्रुव धारावर्ष के।
ध्रुव धारावर्ष जो था उसके 4 पुत्र थे, स्तंभ, कर्क, गोविंद और इंद्र, जिनमें गोविंद तृतीय जो था इनका पुत्र था, किसका, ध्रुव धारावर्ष का। ये चारों ही उसके शासनकाल में ही किसी प्रदेश के गवर्नर रहे। ध्रुव ने अपने कनिष्ठ पुत्र यानी छोटे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। इसका छोटा पुत्र कौन था, आपका इंद्र। वह लगभग 793 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। गोविंद को सिंहासन रूढ़ करने के थोड़े ही दिनों के पश्चात ध्रुव की मृत्यु हो जाती है। उसका सबसे बड़ा पुत्र जो था स्तंभ, जो गंग बड़ी का गवर्नर रहा था, यह अपने को सिंहासन का उत्तराधिकारी समझता था और इस तरीके से मतभेद भी हुआ होगा और ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिली। ठीक है, आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तैल तृतीय कौन था, तैलव तृतीय या तैल तृतीय। तैल तृतीय की अगर बात करें तो ये जगदेवमल्ल द्वितीय के भाई थे नुरीमड्डी तैल। नुरीमड्डी तैल के उसका कलचुरी मंत्री था बिज्जल यानी बिज्जन, प्रबल, मतलब बिज्जन जो था वो प्रबल हो गया और इस मंत्री ने अन्य सामंतों की सहायता से तैल को तंग कर डाला और चालुक्यों की शक्ति को विच्छिन्न कर दिया। यहाँ तक कि वह स्वयं 1157 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया और तैल को भाग जाना पड़ा। इस प्रकार से 1157 ईस्वी से लेकर के 1182 ईस्वी तक का जो समय है चालुक्य शासन में, वो एक प्रकार से लोप हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जो है रणनीतियाँ हुई और बहुत सारी चीज़ें इसमें हेर फेर हुआ, उलट फेर बहुत ज़्यादा हुआ। जैसे अब देखें उलट फेर अब की बार कैसा हुआ है भाई, देखें उलट फेर अब की भाजपा के साथ। आप देखो उत्तर प्रदेश की सीट, बताओ किस तरीके से बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश यादव की सरकार आप देख रहे होंगे। तो एक प्रकार से ये क्या है, देखिए जो भी, चूँकि अब की बार युवा वर्ग बिल्कुल नाराज़ था बीजेपी से नौकरियों को लेकर के और भी तमाम प्रकार के मुद्दे इसमें सामने आए। तो भाई देखें घमंड किसी का नहीं चलता है और एक प्रकार से हर एक चीज़ एक प्रकार से देखिए परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, कोई शाश्वत नहीं है, कोई सार्वभौमिक नहीं। राजनीतिक सत्ता की आप क्या बात करते हो, राजनीतिक सत्ता कब बदलती है कोई किसी को नहीं पता चलता, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी है, जनता को सब चीज़ पता चलता है कि भाई क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। ठीक है, और तुरंत तो एक प्रकार से अब वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई क्या किया क्या नहीं किया, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। तो उलटफेर बहुत जल्दी होता है सत्ता में, ये आप जानते हैं, चाहे राजशाही रही हो चाहे लोकतंत्र रहा हो। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, परमेश्वर वर्मन प्रथम कौन था। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो था पिता महेंद्र वर्मन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात परमेश्वर वर्मन प्रथम राजा बना। इस काल में भी चालुक्य पल्लव संघर्ष जारी रहा, चालुक्य और पल्लवों के बीच लड़ाई शुरू रही। चालुक्य नरेश उस समय विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य इसके ऊपर आक्रमण करके विजय प्राप्त किया, परमेश्वर वर्मन को हराया और उसकी राजधानी कांची पर भी अधिकार कर लिया था विक्रमादित्य ने। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। सोमेश्वर द्वितीय कौन था। सोमेश्वर द्वितीय बड़ा इंपॉर्टेंट शासक रहा है। सोमेश्वर द्वितीय की अगर बात की जाए तो सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र सोमेश्वर द्वितीय जो था 1068 ईस्वी में कल्याणी के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उन दिनों उसका भाई जो था विक्रमादित्य, जिसने अपने पिता के साथ साथ अपने अकेली विजय प्राप्त करी थी, दक्षिण में चोलों से भिड़ा हुआ था। पिता की मृत्यु के समाचार पाकर के ही वह राजधानी में आया और अपने भाई सोमेश्वर द्वितीय के सामने माथा टेका, किंतु बिल्हड़ जो एक प्रकार से कश्मीरी लेखक है, विक्रमांगदेव चरित्र उनकी रचना है, उससे हमें पता चलता है कि सोमेश्वर ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो सोमेश्वर द्वितीय ये था। सोमेश्वर तृतीय कौन था भाई, सोमेश्वर तृतीय कौन था। सोमेश्वर तृतीय जो था विक्रमादित्य की मृत्यु के उपरांत कल्याणी के चालुक्य कुल का पतन आरंभ हो गया था। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र सोमेश्वर तृतीय था, जिसने 1126 ईस्वी से लेकर के 1138 ईस्वी तक शासन किया। उसकी बहुत सी संदेहास्पद विजयों का वर्णन मिलता है। वह विद्या व्यसनी और शिक्षा के लिए अत्यधिक सचेष्ट था। उसे मानसोल्लास नामक ग्रंथ का प्रणयन किया, जिसमें विविध विषयों का उल्लेख मिलता है, यानी कि वो शिक्षा को लेकर के काफ़ी एक प्रकार से सजग रहा। कौन भाई, ये सोमेश्वर तृतीय। आगे देखें सोमेश्वर चतुर्थ कौन था। 48 नंबर प्रश्न है, सोमेश्वर चतुर्थ कौन था। देखिए तैल के पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ ने 1182 ईस्वी में अपनी पैतृक राजभूमि का कुछ अंश जीत लिया और धारवाड़ जिले में अग्निगेरी को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ वह 1189 तक था। उसके पश्चात हमें उसके विषय में कुछ जानकारी नहीं मिलती है।
अनुमान लगाया जाता है कि उसका अंत अपने राज्य की रक्षा करने में हो गया होगा, क्योंकि देवगिरी के यादवों और द्वार समुद्र के होयसल जो वंश थे उन दिनों प्रबल हो गए थे और चालुक्यों पर आए दिन छापे मारते रहते थे। लगभग 1190 ईस्वी में यादवों ने चालुक्य वंश का अंत कर दिया और यादव वंश एक प्रकार से यहाँ से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखें चालुक्य वंश के पतन के बाद। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है आपका विजयालय कौन था। विजयालय की अगर बात की जाए तो चोल वंश की महत्ता जो है वो विजयालय के द्वारा पुनः स्थापित की गई। वह पहले पल्लवों का सामंत हुआ करता था विजयालय, किंतु फिर भी स्वतंत्र होकर के विजय करने लगा। दक्षिण में उसने तंजौर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में उसने अपनी राजधानी घोषित किया। तंजौर के अधिपति थे जो है मुतरैयर लोग, जो पांड्यराज वर गुणवर्मन के मित्र थे। विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक राज्य किया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है आदित्य प्रथम कौन था। देखिए विजयालय के उपरांत उसका पुत्र आदित्य प्रथम जो था वो उसका उत्तराधिकारी हुआ। बहुत पराक्रमी था, अपने वंश की मर्यादा को बढ़ाया इसने। लगभग 890 ईस्वी तक उसने पल्लव राज अपराजित वर्मन को परास्त कर तोंड मंडलम पर अधिकार कर लिया था। उसने कोंग देश पर अधिकार कर पश्चिमी गंगों का जो है तलकांड भी जीत लिया था। आदिल प्रथम शैव मतावलंबी था, भगवान शंकर को बहुत ही मानता था। उसने कई शैव मंदिर का निर्माण भी करवाया था किसने, आदित्य प्रथम ने, और प्रतापी शासक भी हुआ है आदित्य प्रथम। आगे देखेंगे राजराज प्रथम कौन था। बड़ा ही फेमस शासक हुआ राजराज प्रथम, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। राजराज प्रथम कौन था। देखिए लगभग 985 ईस्वी में सुंदर चोल का पुत्र था राजराज प्रथम, ये शासक बना। उसका वास्तविक नाम था अरुमोलिवर्मन। अरुमोलिवर्मन अगर आपने मूवी देखी होगी PS1 PS2 यानी पेनियन सेल्बन, आपने मूवी अगर देखी होगी तो उसमें आपको इनके बारे में जिक्र मिल जाएगा, अरिमोलिवर्मन के बारे में। तो पूरी मूवी अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भारत के इतिहास को आप थोड़ा सा बहुत समझ पाएंगे। ठीक है, पहली बार में तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आप जान जाएंगे कि भाई क्या चल रहा है। तो अरिमोलिवर्मन जो थे ये राजराज प्रथम ही थे। ठीक है, वह विकट पराक्रमी था बहुत ज़्यादा। उसके समय में ही चोलों की विजय हुई, समृद्धि हुई, इतिहास आरंभ होता है। राजराज ने कई बिरुद धारण करी। बिरुद माने होता है उपाधि। ठीक है, बिरुद माने क्या होता है, उपाधियाँ। जैसे कि मोमंड चोल देव, जयगोंड, चोल मारतंड, ऐसी कई उपाधियाँ इसने धारण करी राजराज प्रथम ने। ठीक है, बड़ा प्रतापी शासक हुआ राजराज प्रथम। अरिमोलिवर्मन इसका नाम है, आप लोग जानते होंगे, मूवीज अगर देखे होंगे तो उसमें बहुत विस्तार से बताया गया है। 52 नंबर प्रश्न, बेंगी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था। देखिए बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी बेंगी यानी आंध्र प्रदेश में थी। 53 नंबर क्वेश्चन है, बेंगी के चालुक्यों का महानतम शासक कौन था। तो बेंगी के चालुक्यों का महानतम शासक जो थे वो भी थे विजयादित्य तृतीय। ये बेंगी के चालुक्य वंश के महानतम सम्राट थे। उसने साम्राज्य का विस्तार उत्तर में महेंद्रगिरी पर्वत से लेकर के दक्षिण में पुलिकत झील तक, एक प्रकार से पुलिकट झील जो है बड़ी फेमस है, पुलिकट झील तक एक प्रकार से किया विस्तार। वस्तुतः यह बेंगी के चालुक्य साम्राज्य का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है, इसके बेंगी के चालुक्यों का विजयादित्य तृतीय के समय में। 54 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। रिवीजन क्लास हो रहा है, एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं लगातार आपके लिए देता रहता हूँ। चले, गंगकोंड चोलपुरम को परिभाषित कीजिए। गंगकोंड चोलपुरम को परिभाषित कीजिए। देखिए तमिलनाडु प्रांत के चिन्नापल्ली जिले में स्थित गंगकोंड चोलपुरम प्राचीन काल में चोल वंश के शक्तिशाली राजा राजेंद्र की राजधानी थी। इसकी स्थापना उसने अपने गंगा घाटी के अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में करवाई थी। ठीक है, आगे देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखें प्रश्न है, राष्ट्रकूटों का इतिहास जानने के साधन बताइए। तो साधन राष्ट्रकूट नरेशों के प्रमुख हैं, प्रमुख लेखों में मिलते हैं। पहला लेख है आपका दंती दुर्ग के जो इलोरा और सामंतगढ़ का जो ताम्र अभिलेख है, ताम्रपत्र अभिलेख, ताम्रपत्र में लिखा हुआ अभिलेख है सामंतगढ़ का, इलोरा और सामंतगढ़ का। ये दंती दुर्ग के बारे में जानकारी देता है।
गोविंद तृतीय का जो एक प्रकार से राधनपुर, वानी दिंदोरी और बड़ौदा लेख है, ये भी एक प्रकार से राष्ट्रकूटों के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा अमोघ वर्ष प्रथम का संजन लेख जो है, ये भी राष्ट्रकूटों के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। और चौथा है इंद्र तृतीय का कामलपुर लेख। कामलपुर में भी आपको कामलपुर लेख में राष्ट्रकूटों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। समझते हैं ऐहोल अभिलेख क्या है। 56 नंबर ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख का रचयिता रवि कीर्ति को माना जाता है। यह अभिलेख पद्य में विकसित है। पद्य माने कि ये एक प्रकार से पद्य में लिखा हुआ है, कविताओं में लिखा हुआ है या श्लोक वगैरह में लिखा है। इस लेख में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पद्यात्मक रचना है, गद्य में नहीं है। 57 नंबर क्वेश्चन है बृहदीश्वर मंदिर अथवा राज राजेश्वर मंदिर के बारे में बताएं। तो तंजौर का भव्य शैव मंदिर जो राज राजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, इसका निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। इस मंदिर में द्रविड़ शैली का सर्वाधिक या सर्वोत्तम नमूना दिखाई पड़ता है। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर एक उत्कृष्ट कलाकृति है जो दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला के चरमोत्कर्ष का द्योतक है। आपको बता दूं कि मंदिर बनाने की 3 शैलियां हैं। उत्तर भारत के जो मंदिर बनते हैं, इनकी अगर बात की जाए तो ये आपके नागर शैली में मंदिर बनते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत के जो मंदिर बनते हैं, दक्षिण भारत के मंदिरों की अगर बात की जाए भैया तो ये आपके द्रविड़ शैली में बनते हैं। किसमें? द्रविड़ शैली में बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके जो मध्य वाले भारत में मंदिर बनते हैं वो नागर और द्रविड़ को मिलाने से एक शैली बनी है बेसर शैली। तो बेसर शैली में वो मंदिर बनते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत के जितने मंदिर आपको मिलेंगे वो द्रविड़ शैली में मिलेंगे। द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना है राजराजेश्वर का मंदिर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने करी थी। तैलप द्वितीय की राजधानी थी क्या? मान्यखेट। ध्यान रखेंगे। 59 नंबर प्रश्न है मिताक्षरा की रचना किसने की थी? मिताक्षरा जो है एक टीका है, हिंदुओं का जो कानून ग्रंथ है, विधि का ग्रंथ है वो है। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर व्याख्या है एक प्रकार से ये मिताक्षरा टीका। इसकी रचना जो है महानतम विधि वेत्ता थे उस समय विज्ञानेश्वर, उन्होंने करी थी। बड़ी फेमस विद्वान है ये विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा टीका हिंदुओं की विधि ग्रंथ है, कानून वगैरह लिखा गया कि क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, जैसे सरिया कानून है, इसे मिताक्षरा अपने में चलता होता है। 60 नंबर प्रश्न है वातापी कोंड किसकी उपाधि है अथवा वातापी कोड के बारे में बताएं। ऐसे आपसे पूछेगा प्रश्न, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को जब पराजित किया था, उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया था और इसी विजय के बाद में नरसिंह वर्मन प्रथम जो था, इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, क्योंकि वातापी के जो शासक थे सबसे प्रतापी पुलकेशिन द्वितीय, उनको पराजित किया था। ठीक है, इसलिए वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण करी थी। 61 नंबर क्वेश्चन से चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंस अवशेषों पर स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना जो है वो किसने करी थी? विजयालय ने करी थी 850 ईस्वी में, और 887 तक विजयालय ने शासन भी किया था। 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है साम्राज्यवादी चोलों का संस्थापक कौन था? साम्राज्यवादी चोलों के संस्थापक की अगर बात की जाए तो राजराज प्रथम ही थे। बड़ा प्रतापी शासक था राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम एक साम्राज्यवादी शासक था जिसने अपनी अनेक विजयों के फलस्वरूप लघु काय चोल राज्य को, यानी जो छोटा सा राज्य था चोल, उसको एक विशाल राज्य में परिवर्तित करने का काम किया। कौन? एक प्रकार से साम्राज्यवादी चोल, साम्राज्यवादी नीतियों का पालन करता था, बहुत ही प्रतापी शासक था। 63 नंबर प्रश्न है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल शासक कौन था अथवा वह चोल शासक जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी थी? तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल शासकों में राजराज प्रथम ही था। राजराज प्रथम बहुत ही प्रतापी था। मूवी इसीलिए उस पर बनी हुई है भाई, मूवी ऐसे किसी पर नहीं बनती। मैंने कहा था इतिहास वीरों का लिखा जाता है, ठीक है, कायरों का नहीं। तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा थे माहिम पंचम, उनको भाग करके श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण पड़ता है, वहीं पर शरण लेनी पड़ी थी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेश को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया और जो है पोलनहवा को इसकी राजधानी बनाया था। उस समय जिस श्रीलंका को विजित राज्य का जो राजधानी थी वो एक प्रकार से पोलनहवा को बनाया था, एक जगह का नाम है वो। 64 नंबर क्वेश्चन से गंगे कोंड चोल किसकी उपाधि है?
गंगैकोंड चोल की उपाधि कौन धारण किया था भैया? तो बंगाल के पाल शासक महिपाल जो थे उनको पराजित किया था किसने? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने जब पाल शासक महिपाल को पराजित किया, उसके बाद में गंगकोंड चोल की उपाधि धारण करी और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था इसने। ठीक है, किसने? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 65 नंबर। विजयादित्य कौन था? बादामी के चालुक्य शासक विजयादित्य जो था, इसका मतलब ये जो है विजयादित्य जो था विनयादित्य का पुत्र था, जो कि चालुक्य वंश के, बादामी के चालुक्य वंश के शासक थे। प्रिय पुत्र था विजयादित्य। उसका उत्तराधिकारी हुआ। अपने वंश की परंपरागत उपाधियों के अतिरिक्त सत्याश्रय, समस्त भुवनाश्रय, इसके अलावा परम भट्टारक जैसी तमाम उपाधियां धारण करी। इसका पूरा शासनकाल जो है पल्लव राजाओं के विरुद्ध युद्ध करते बीता। विजयादित्य जो था ये वास्तु निर्माता भी था। ठीक है, वास्तुकला को लेकर के सजग रहता था। चले 66 नंबर प्रश्न है, राजेंद्र द्वितीय के बारे में बताएं। राजा धीराज के उपरांत उसका अनुज जो था, अनुज माने होता छोटा भाई, राजेंद्र द्वितीय चोल सिंहासन पर आसीन होता है। वह युद्ध स्थल में भी राजा घोषित किया गया था। उसने चालुक्यों से निरंतर युद्ध किया और राजेंद्र द्वितीय ने चोल साम्राज्य को आछुण्य बनाए रखा। ठीक है, अच्छा 67 नंबर प्रश्न रवि कीर्ति। रवि कीर्ति की बात की जाए तो चालुक्य यानी बादामी के जो चालुक्य थे उनके दरबार में जैन कवि था ये, जो है प्रयाग प्रशस्ति के लिए, मतलब प्रशस्तिकार थे ये और कवि भी थे। उन्होंने आधुनिक कर्नाटक के बीजापुर जिले में हुंगुंड तालुका में स्थित अहीहोड़ में जिनेंद्र एक मंदिर बनवाया था, जिसे आजकल गुटी का मंदिर भी कहा जाता है। उसकी पूर्वी दीवार पर उन्हीं के द्वारा विरचित एक प्रशस्ति लिखी हुई है, जो चालुक्य वंश का इतिहास, विशेषता पुलकेशियन सत्याश्रय का इतिहास प्रस्तुत करती है। तो ये थे रवि कीर्ति, जो कि एक प्रशस्तिकार थे और कवि थे। ठीक है, चालुक्य बादामी के चालुक्यों को लेकर के उनके दरबार में एक जैन कवि के रूप में काम किया करते थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 68 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 68 नंबर, जयसिंह द्वितीय कौन थे? जयसिंह द्वितीय की बात की तो 1015 ईस्वी से लेकर के 1042 ईस्वी तक चालुक्य सत्ता का स्वामी जो रहा वो जयसिंह द्वितीय ही रहा। इसने 24 वर्षों तक शासन किया। इसने अनेक लेख खुदवाए, दान भी बहुत दिया, शांतिकालीन अन्य कार्य भी किया और अनेक सामंतों के द्वारा स्वीकृत अपनी अधिसत्ता का भोग भी किया इसने। किसने भाई? तो राजा जयसिंह ने। ठीक है, जयसिंह द्वितीय ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 69 नंबर प्रश्न है, मत्त विलास प्रहसन। मत्त विलास प्रहसन पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम की रचना है। मत्त विलास प्रहसन एक नाटक है। ठीक है, और सुग्रंथ में कपालिक, पाशुपत, बौद्ध भिक्षु और अन्य संप्रदायों पर अच्छा व्यंग्य इन्होंने किया है। ठीक है, किसने? जो है मत्त विलास प्रहसन में महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ठीक है, उसमें अनेक धार्मिक कृत्यों तथा भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, एक व्यंग्यपरक रचना है। 70 नंबर क्वेश्चन से उर क्या है? उर क्या है? उर एक सामान्य प्रकार का एक ग्राम्य सभा हुआ करती थी। इसका शाब्दिक अर्थ है पुर, जो ग्राम या नगर दोनों का पर्यायवाची शब्द है। इसकी कार्यकारिणी समिति को आलूगंडम कहा जाता था। सामान्यतः उर जो है अकेले कार्य करती थी, पर कभी कभी यह सभा के साथ साथ संयुक्त रूप से भी अपना कार्य निष्पादित करती थी। कभी कभी गाँव में 2 उर भी होते थे। वैसे 1226 ईस्वी का जो शांत मंगलम ग्राम है, इसका उदाहरण आप जान सकते हैं इसको उदाहरण के रूप में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से 71 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चोल मंडलम। चोल मंडलम एक लेख है। इसमें चोल के शासन से संबंधित जानकारी मिलती है। इस लेख से अग्रहार के विजय में सूचना मिलती है और इस लेख से चोल की सभा या महासभा के विषय में भी जानकारी मिलती है, यानी कि चोलों के बारे में जानकारी मिलती है चोल मंडलम लेख से। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन है,
बिल्हड़ कौन था? तो बिल्हड़ जो है प्रसिद्ध कश्मीरी लेखक था। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने इसे राजाश्रय प्रदान किया था, इन्हीं के दरबार में रहा था। विक्रमादित्य के चालुक्य शासक थे। अत्यंत प्रतिभाशाली लेखक था। इसने विक्रमांक देव चरित इन्हीं के ऊपर लिखी है। विक्रमांक देव चरित एक ऐसी रचना है जिसमें चालुक्य वंश की समुचित जानकारी आपको मिल जाएगी। यह एक प्रमाणिक ग्रंथ भी माना जाता है। तो कश्मीर के लेखक बिल्हड़ की रचना जो है एक प्रकार से विक्रमांक देव चरित एक प्रमाणिक रचना है और ऐतिहासिक रचना है। इसमें ऐतिहासिक तथ्यों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन से चोल काल में नाडु पर प्रकाश डालिए। नाडु की बात की तो कोट्टम की छोटी प्रशासकीय संस्था थी जिसकी आम सभाएं हुआ करती थी। नाडु में अनेक ग्रामों का समूह अथवा कुर्रम समाहित हुआ करता था, अतः इसे नगरम तथा सभा या महासभा से भी बड़ी स्थानीय प्रशासनिक संस्था माना जा सकता है। यानी कि एक बड़ी संस्था, एक महासभा मान सकते हो। इसका मुख्य काम था भू राजस्व यानी कि भूमि से संबंधित जो कर लेना, इससे। और इसके अलावा नीलकंठ शास्त्री का विचार है, इतिहासकार है ये नीलकंठ शास्त्री। नाडु की सभा में हर गांव के प्रतिनिधि शामिल हुआ करते थे, ये बात ध्यान रखें। तो ये नाडु हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन से तुर्क आक्रमण के समय दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राज देशों या राजवंशों का उल्लेख कीजिए। जब तुर्क आक्रमण हुआ, तुर्क आक्रमण बेसिकली 712 ईस्वी में पहला तुर्क आता है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। और भारत में उस समय कश्मीर में शासन कर रहे थे राजा दाहिर। तो उनको दाहिर को पराजित करता है और वहीं से आप देखते हैं तुर्क इनोवेशन भारत में प्रारंभ हो जाता है। तो तुर्क आक्रमण जब हुआ था उस समय दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश शासन कर रहे थे? तो तुर्क आक्रमण के समय दक्षिण भारत में 4 प्रमुख राज्य थे। उसमें पहला था चोल, दूसरा था पांड्य, तीसरा था पल्लव और चौथा था राष्ट्रकूट। तो ठीक है, कौन कौन? चोल, पांड्य, पल्लव और राष्ट्रकूट शासक ये राजवंश शासन कर रहे थे। चोल राज दक्षिण भारत का अति प्राचीन राज्य था। चोलों का सरप्रमुख नरेश जो थे वो थे करिकाल। पांड्य वंश की स्थापना जो है कंडुगोंड के द्वारा करी गई थी। अरिकेसरी मारवर्मन इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा हुआ पांड्य वंश का। पल्लव वंश की बात करें तो पल्लव वंश की उत्पत्ति चोल नाग संबंध को माना जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम इस वंश का प्रतापी सम्राट हुआ, ठीक है, पल्लव वंश का। राष्ट्रकूटों की बात की तो राष्ट्रकूटों में दंती दुर्ग जो था, दंती दुर्ग प्रथम ये प्रभावशाली राजा हुआ। तो इस तरीके से 4 प्रमुख शासक थे और 4 प्रमुख एक प्रकार से ये वंश मैंने बताया। जब इस समय जब तुर्क वंश का शासन एक मतलब तुर्क जो है भारत में आए तो उत्तरी भारत में ही एक प्रकार से वो लोग ज़्यादा प्रभावी रहे, दक्षिण भारत तक नहीं पहुंच पाए थे। 75 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है काकातियों की राजधानी कहाँ थी? काकातीय वंश का संस्थापक जो था वो बीटा प्रथम था, जिसने क्या किया, नलकोंडा यानी हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन जो है किया और जिसकी राजधानी जो थी वो अमरकोंड मतलब कि अमरकोंड थी, अमरकोंड। 76 नंबर प्रश्न है रुद्रांबा देवी कौन थी? रुद्रांबा अथवा रुद्रांबा के पिता का नाम लिखिए। रुद्रांबा की बात करें तो रुद्रांबा जो थी एक शासिका थी और बड़ी ही फेमस शासिका हुई रुद्रांबा देवी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रुद्रांबा को लेकर के एक मूवी भी बन चुकी है, आपने अगर नहीं देखी तो आप देखेंगे, रुद्रांबा देवी एक मूवी बनी हुई है। रुद्रांबा की बात करें तो वारंगल के काकातीय वंश के शासक थे गणपति, उन्हीं गणपति की पुत्री थी रुद्रांबा, जो कि गणपति के बाद काकातीय राज्य की शासिका बनी थी। रुद्रांबा देवी की अगर बात की जाए, इस पर साउथ में मूवी बनी हुई है। वो एक प्रकार से पुरुषों की भांति कपड़े पहनती थी, ठीक है, और पुरुषों के जैसे एक प्रकार से भेष धारण करती थी। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलें, तो काकातीय वंश की शासक थे गणपति, उन्हीं की पुत्री थी रुद्रांबा देवी, ठीक है। गणपत के बाद काकातीय राज की शासका बनी, पुरुषों के ऐसे वस्त्र पहनती थी, ठीक है, बहुत ही प्रतापी थी, बहुत ही जो है वीर थी, लड़ाई करने में भी माहिर थी, मतलब कि लड़ाई मतलब कि युद्ध करने की कौशल इनके पास बहुत था। 77 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वारंगल के काकातियों का अंतिम शासक कौन था? तो वारंगल के काकातीय वंशों का अंतिम शासक था प्रताप रुद्र। 1323 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक, उसने प्रताप रुद्र को पराजित किया करके बंदी बना लिया था और वारंगल का काकातीय राज दिल्ली सल्तनत में समाहित कर लिया गया था। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश था, तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके समय काल में इब्न बतूता आया था, तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया होगा, ठीक है। तो यही एक प्रकार से ये चूंकि दक्षिण अभियान उसका आपने देखा होगा मोहम्मद बिन तुगलक का, तो उसी अभियान के द्वारा इसको बंदी बना लिया गया था। 78 और दौलताबाद में राजधानी भी स्थापित की थी देवगिरी में। अगला प्रश्न, होयसलों की उत्पत्ति का विवेचन कीजिए।
होयसल यादवों की एक ही शाखा थी, एक शाखा थी जो अपने को चंद्रवंशी मानते थे। गंगवाड़ी के पश्चिम में चालुक्य नरेशों के सामंत के रूप में शासन करते थे। उनका राज्य चालुक्य तथा चोल साम्राज्य के बीच एक मध्य राज्य था। ठीक है, तो ये था होयसलों की उत्पत्ति के लिए कुछ चीजें। 79 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। होयसल शासकों में किसने त्रिभुवन मल्ल की उपाधि प्राप्त की थी? तो होयसल शासकों की बात की तो वीर बल्लाल द्वितीय ने त्रिभुवन मल्ल की उपाधि प्राप्त की थी। 80 नंबर क्वेश्चन से देवगिरी के यादवों का अंतिम शासक कौन था, अथवा यादव वंश का अंतिम शासक कौन था? यादव वंश के अंतिम शासक या स्वतंत्र अंतिम शासक के रूप में रामचंद्र का नाम आता है। 1309 ईस्वी में उसके राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, और इस समय अलाउद्दीन खिलजी का जो एक प्रकार सेनापति था मलिक काफूर, वो आया था आक्रमण करने। तो अलाउद्दीन ने आक्रमण किया जिसमें यादव वंश के शासक भी पराजित हुए, और रामचंद्र ने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था। मलिक काफूर को 1000 दिनार दे करके अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। आप मूवी देखेंगे राजा रतन सेन, मतलब जो राजा रतन सेन और मतलब ये मूवी है पद्मावत मूवी, उसमें आप देखेंगे तो ये दक्षिण अभियान का पता चलता है उसमें। और उस समय जो दक्षिण में आए थे वो रामचंद्र यादव पर ही आक्रमण किया था। ठीक, इसने अंतिम शासक थे, और यादवों का वंश जो है वो समय अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश में मिलकर दिल्ली सल्तनत में विलीन हो गया। आगे देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 81 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कदम्बों का उत्कर्ष कब हुआ था? देखिए, चतुर्थ शताब्दी के बीच में मध्य में कदम्बों का दक्षिणापथ के दक्षिण पश्चिम में उत्कर्ष हुआ था। ये बात आप ध्यान रखें। 82 नंबर प्रश्न है, मयूर शर्मन के बारे में संक्षेप में लिखें। मयूर शर्मन जो थे ये कदम्ब वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इसने पल्लवों के विरुद्ध विद्रोह भी किया था और अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से 83 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। कदम वंश के शासकों की वंशावली किस अभिलेख से ज्ञात होती है? तो कदम वंशी शासकों की वंशावली जो है एकमात्र तालगुंड स्तंभ लेख जो है, तालगुंड स्तंभ लेख वहीं से प्राप्त होती है। 84 नंबर क्वेश्चन से कदम वंश के 4 राजाओं के नाम लिखिए। देखिए, कदम वंश के 4 राजाओं में नाम निम्नलिखित हैं। पहला है मयूर शर्मन का, दूसरा नाम है काकत मतलब कि काकुत्त शर्मन का, और अगला नाम काकुत्त बर्मन, और अगले हैं आपके कंग बर्मन, और चौथे हैं आपके भागीरथ। तो ये एक प्रकार से 4 राजा हैं कदम वंश के। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन से गंगों का राज्य कहाँ स्थित था? तो कदम्बों और पल्लवों के राज्यों के बीच में आधुनिक मैसूर के जो दक्षिणी पथ है उसमें गंगों का वंश जो था वो राज स्थापित था। तो कदम और पल्लव के बीच में गंग राजवंश स्थापित था आधुनिक मैसूर में। ठीक है, कर्नाटक के आसपास, कर्नाटक में जो मैसूर पड़ता है वहीं पर। 86 नंबर क्वेश्चन है आपका, गंग वंश का प्रथम शासक कौन था? गंग वंश के प्रथम शासक थे कोंकणी बर्मन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 87 नंबर प्रश्न, कोंकणी बर्मन का समय क्या है? कोंकणी बर्मन ने 400 ईस्वी में एक प्रकार से गद्दी पर बैठे, और उसी के आसपास जो है इनका समय माना जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन से गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो गंगों की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो कूलाल यानी कि कोलर थी, जो बाद में तालकाड हो जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो छोटी छोटी वीडियोस के मतलब प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों ने दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में प्रकाश आप डाल रहे हैं। 100 ईस्वी से लेकर के आप पढ़ रहे 1300 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में, दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में। ठीक है, 89 नंबर प्रश्न है, कोंकणी बर्मा के पश्चात गंग वंश का शासक कौन बना? तो कोंकणी बर्मा के का पुत्र जो था और उसका उत्तराधिकारी महाराजाधिराज माधव प्रथम लगभग 425 ईस्वी में एक प्रकार से गद्दी पर बैठा एक विद्वान राजा था ये। ठीक है, कोंकणी बर्मा के बाद में जो आया था गंग वंश के शासक के रूप में महाराजाधिराज की उपाधि लेकर के, माधव प्रथम जो था ये एक विद्वान राजा था। 90 नंबर क्वेश्चन से पल्लवों के अधीनता से किस गंग शासक ने अपने को मुक्त किया था? बताएं, बढ़िया प्रश्न है। तो पल्लवों की अधीनता से किस गंग शासक ने अपने आप को मुक्त किया था? तो गंग नरेश दुर्विनीत ने अपने वंश को पल्लवों की अधीनता से मुक्त किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 91 नंबर प्रश्न, मथुरा के पांड्यों का महानतम शासक कौन था? मथुरा के पांड्यों का महानतम शासक कौन था भैया? तो मथुरा के पांड्यों का महानतम शासक तो मथुरा नहीं, मदुरा, ये दक्षिण भारत में पड़ता है। तो मदुरई के पांड्यों का महानतम शासक जो था वो था वरगुण प्रथम। उसे जो है नेडुंडयन कहा जाता है, जटिल पारांतक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा वारगुण ने पांड्य राज्य को एक विशाल साम्राज्य में
प्रणीत किया था। बड़ा बड़ा प्रतापी शासक था, कई राज्यों को जीता भी था इसने। अगला क्वेश्चन से आपका 92 नंबर प्रश्न है, गंग वंश के शासकों के नाम लिखिए। देखिए गंग अभिलेखों में गंग वंश के राजकुमारों के बारे में, उसके राजाओं के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो गंग अभिलेखों के अनुसार राजकुमार कोंकणी बर्मन ने गंग राजवंश की नींव डाली, यानी कि ये संस्थापक हैं कौन? कोंकणी बर्मन। कोंकणी बर्मन जो है गंग राजवंश की नींव डालने वाले हैं। इसके बाद में माधव बर्मन, मतलब माधव प्रथम हरिवर्मन गद्दी पर बैठता है। इसके बाद में माधव द्वितीय, फिर विष्णुगुप्त, फिर माधव तृतीय, फिर आबिनीत, फिर दुर्विनीत, उसके बाद में जो है पुष्कर मुस्कर, उसके बाद में पोलबीर, फिर विक्रम, फिर भूविक्रम, फिर शिवमार प्रथम, उसके बाद में सिरु पुरुष गद्दी पर बैठते हैं, फिर शिवमार द्वितीय। ये सब गंग वंश के शासक हैं। उसके बाद में मार सिंह, उसके बाद में राजमल प्रथम गद्दी पर बैठते हैं, फिर नीति मार्ग एरे गंग, इसके अलावा राजमल द्वितीय फिर उसके बाद बैठते हैं। उसके बाद में एरियप गंग, फिर नरसिंह, ठीक है, उसके बाद में राजमल तृतीय, फिर उसके बाद में बुतूक द्वितीय, फिर मारूल गंग, ऐसे तमाम प्रकार के शासक। इसके अलावा मार सिंह द्वितीय, राजमल चतुर्थ, और इसके अलावा एकस गंग, इस वंश के शासक ये सब एक प्रकार से हुए हैं जो कि क्रम से लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये आपके गंग वंश के शासकों के नाम हैं जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो सकता है प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए। ठीक है, चले, तो कई प्रश्न मैंने आपको बताए, आगे भी और देख लेते हैं। और भी कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बात मैं और आपसे कहूँगा कि आपने अगर को करिकुलर मास्टर चैनल को और जो है बीए करिकुलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चैनल। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्न है 93 नंबर, दक्षिण भारत के 4 राजवंशों के नाम लिखिए। बढ़िया प्रश्न है। दक्षिण भारत के 4 राजवंशों में पहला है चोल वंश, दूसरा है चालुक्य वंश, तीसरा है पल्लव वंश और चौथा है राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 94 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में राजा लोग कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो दक्षिण पूर्व एशिया में राजा लोग जो थे वो एक प्रकार से राजा लोग जो थे वो महाराजाधिराज की उपाधि जो है ये उपाधि धारण किया करते थे। 95 नंबर प्रश्न है, बोरोबुदुर स्तूप किस देश में स्थित है? तो बोरोबुदुर स्तूप जो है ये जावा में स्थित है। जावा और सुमात्रा की अगर बात की जाए, जावा और सुमात्रा ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं, इंडोनेशिया के। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया में है। पहले इंडोनेशिया, मलेशिया सब दक्षिण भारत के लोग, श्रीलंका, दक्षिण भारत के लोग जो है, दक्षिण भारत के शासक जो हुए हैं ये इन सभी पर शासन करने वाले शासक रहे हैं। ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह में शासन इन्हीं सभी का रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया के मंदिरों का नामोल्लेख कीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया की अगर बात की जाए तो मंदिर निम्नलिखित मंदिर हैं, जैसे कि कंबुज का अंकोर वाट का मंदिर हो गया एक, इसके अलावा वर्मा का आनंद मंदिर हो गया, वर्मा का माईसोन मंदिर हो गया। ये सब प्रमुख हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? तो अंकोर वाट का मंदिर जो बनवाया था ये कंबुज नरेश सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था अंकोर वाट का मंदिर। 98 नंबर क्वेश्चन से, दक्षिण पूर्व एशिया में किस भाषा का प्रचलन था? दक्षिण पूर्व एशिया की अगर बात की तो संस्कृत भाषा जो थी इसका प्रचार प्रसार काफ़ी था। कंबुज, चंपा, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि ये सब संस्कृत भाषा के में लिखे गए लेख प्राप्त होते हैं। देखिए कंबुज लेख हो गया, चंपा लेख हो गया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो ये सब लेख जो हैं इस संस्कृत भाषा में, ये मतलब कि एक मिनट, कंबुज, चंपा, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो ये सब एक द्वीप भी हैं। ठीक है, जो एक प्रकार से इंडोनेशिया वगैरह के आसपास के इलाकों में मिलते हैं। तो यहाँ सब आपको संस्कृत भाषा में लिखे गए लेख आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में किस वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता था? यानी बजाने वाले यंत्र कौन सा गाना वाना बजाते थे? तो दक्षिण पूर्व एशिया में बीड़ा बजाते थे लोग, मृदंग बजाते थे, सितार बजाते थे, बांसुरी, ये सब वाद्य यंत्र प्रचलित थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन से आपका, दक्षिण पूर्व एशिया में विवाह की क्या स्थिति थी? दक्षिण पूर्व एशिया की अगर बात की जाए तो विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में, जैसे हिंदू संस्कार में विवाह को मतलब माना जाता है, तो वैसे ही संस्कार दक्षिण भारत में भी है। विवाह को एक संस्कार माना जाता था। प्रायः सवर्ण विवाह ही, मतलब कि सवर्ण विवाह ही किए जाते थे। ठीक है, सवर्ण यानी कि अपने ही वर्ण में ही विवाह होते थे, दूसरे वर्ण में नहीं, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण में, क्षत्रिय क्षत्रिय में, इस तरीके से। 51 और सूत्र में, वैश्य में। 101 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया में धर्म की क्या स्थिति थी?
दक्षिण पूर्व एशिया की अगर बात की है तो उसमें ब्राह्मण और बौद्ध धर्म का बोलबाला था। बर्मा और श्याम में बौद्ध धर्म का प्रचलन था। पौराणिक देवताओं में भगवान शंकर और विष्णु भगवान और ब्रह्मा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश विशेष रूप से लोकप्रिय देवता थे, खास करके पौराणिक देवताओं में जो एक प्रकार से दक्षिण पूर्व एशिया में तो भगवान शंकर विष्णु ब्रह्मा। आज भी आप इंडोनेशिया की सड़कों पर निकलेंगे, जावा सुमात्रा वगैरह या मलेशिया वगैरह में देखेंगे तो भगवान जो है विष्णु भगवान, शंकर भगवान, इन सब जो है राम जी के बारे में भी आपको तमाम जानकारी मिलेगी और रथ वगैरह मंदिर वगैरह तमाम मिलेंगे आपको, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलें, तो यहाँ तक लगभग आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया, ठीक है, हो गया। चलें, तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये सब मैंने समझ लिया। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने अपने संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन कर लिया। तो ऐसे ही और रिवीजन क्लास जो होगी आपकी आती रहेगी। ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आपके हैं जो एक प्रकार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, और लगभग सभी आते हैं जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी आपका जो 5th सेमेस्टर की क्लास होगी, 5th सेमेस्टर की क्लास जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल आप देखेंगे, यही चैनल जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उस पर आपको 5th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फिर 5th सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होंगे, और मैंने वहाँ पर विस्तार से 5th सेमेस्टर की जानकारी दी हुई है। तो आप प्लीज़ जा करके 5th सेमेस्टर, जैसे आप अगर 4th सेमेस्टर पास करेंगे उसके बाद में 5th सेमेस्टर को लेकर के आप वेट मत करिएगा। अभी से तमाम क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो आप उन क्लासेस को देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।